नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। टेक्नोलॉजी ने लाइफ को आसान बना दिया है। आप घर से बाहर निकले तो घर के सभी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स खुद ही बंद हो जाते हैं। बाहर कहीं जा रहे हैं तो आपकी कार में लगे सिस्टम खुद ही बता देते हैं कि इस रास्ते पर ट्रैफिक है, उस रास्ते से चले जाइए। इस टेक्नोलॉजी को इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। आज बात IoT की नहीं करेंगे, बात साइबर वर्ल्ड के उन शातिरों की करेंगे जो गाहे बगाहे आपको चूना लगा रहे हैं। मतलब 10,000 से भी ज़्यादा निवेशकों का इसमें पैसा गायब होने की आशंका है। 3 कंप्लेंट्स आई है, 2 तो हमने साइबर पुलिस स्टेशन देहरादून में अभी यहाँ दर्ज कराई है और एक टेहरी में दर्ज 3 FIR इसमें दर्ज हुई है। चाइना से जुड़े हुए कुछ लोग, कुछ चाइनीज लोग कि करीब 5-6 चाइनीज़ नेशनल्स, जिनमें से काफ़ी पहले इंडिया में रह चुके हैं अर्ली 2020-2019 में। सारी मोडस ऑपरेंडी है, इसकी पेचीदगी जो है बहुत ज़्यादा स्तर पे है। कई 100 करोड़ रुपए का इसमें घोटाला होने की आशंका है। एक और चीज़ हमें पता चली कि कई ऐसे लोग उनके लिए काम कर रहे हैं जो ओरिजिनली इनको नहीं जानते हैं। लूट का पावर बैंक यानी कि ठग्स ऑफ चाइना, रातों रात रुपए कमाने की चाहत किस कदर आपका आर्थिक नुकसान कर सकती है। क्या आपने कभी ये सोचा है? क्या संभव है कि कोई कंपनी आपसे कहे कि मुझे 300 रुपए दे दो, 2 महीने या 1 महीने के अंदर रुपए डबल हो जाएंगे। सुलझे हुए लोग कभी यकीन नहीं करेंगे कि कुछ महीनों में रुपए डबल या 50% हो जाएंगे। लेकिन बावजूद इसके करीब 5 लाख लोग ऐसे हैं जो इन शातिरों की जाल में फंस गए और रुपए गवा दिए। ठगी का ये पूरा खेल ऐप के जरिए हो रहा था। 2, 1, 0। जैसे जैसे नई तकनीक का आविष्कार होता गया, वैसे वैसे अपराध और अपराधियों का तौर तरीका बदलता गया। टेक्नोलॉजी ने एक ओर जहां जिंदगी को आसान बनाया, तो दूसरी ओर अपराध के नए तरीकों को भी इजाद किया। हर कदम हाईटेक होती दुनिया में अब अपराध और अपराध करने के तरीके बदल रहे हैं। पहले चोर घर में घुसकर चोरी करते थे, लेकिन अब साइबर अपराधी आपके घर में तो नहीं घुसेंगे, मोबाइल के जरिए ऐसी सेंधमारी करेंगे कि जिंदगी भर उसकी भरपाई कर पाना मुश्किल हो सकता है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वो शातिर हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के कितने लोगों को चूना लगाया है। अभी इसका ठीक आकलन भी नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआती पूछताछ में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इनकी संख्या लाखों में है। 5 लाख लोगों का रिकॉर्ड तो हमें पेमेंट गेटवे से मिल गया है। इसके अलावा डायरेक्ट भी UPI के माध्यम से अकाउंट में पेमेंट होते थे, वो सारी डिटेल्स अभी खंगाली जा रही हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने वाले तो 50 लाख से ज़्यादा लोग हैं। तो अगर आप एज्यूम करें कि 50 लाख लोग जिन्होंने डाउनलोड किया है, ऐसे लोग हैं जिनके पास डायरेक्टली लिंक जा रहा है थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस एंड ऑल, तो संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठगी के इस महाखेल में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई खिलाड़ी हैं। बारी बारी से एक स्टेक होल्डर्स को समझिए और फिर विस्तार से बताएंगे कि कैसे ये पूरा गैंग काम करता था, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, इसका चाइनीज कनेक्शन क्या है। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये ठगी ऐप के जरिए होती थी। पावर बैंक, EZ प्लान ऐप से ठगी होती थी। लोगों को अमीर बनाने का लालच दिया जाता था। रातों रात रुपए कमाने का दावा किया जाता था। पेटीएम, रोजर पे, फोन पे, बिटकॉइन, फर्जी कंपनियां, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल किया गया।
ऑनलाइन सर्फिंग के दौरान अक्सर ऐसे विज्ञापन दिखते हैं कि मैंने 1 महीने में 10 लाख रुपए कमाए, आप भी पैसा लगाएं और कमाएं। इन शातिरों ने भी यही चाल चली और ऐसे 2 ऐप सोशल मीडिया के जरिए पब्लिक डोमेन में उतार दिए गए। ये दावा किया गया कि अगर आप इस ऐप्स के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा और देखते ही देखते 50 लाख से ज्यादा लोगों ने पावर बैंक ऐप को डाउनलोड कर लिया। शुरू में कंपनी ने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दिया। कुछ दिनों तक लोगों के खातों में रुपए आते रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने इस ऐप को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया। कंपनी भी लोगों से ऐप शेयर करने के लिए कहती थी। जो लोग शेयर करते थे उन्हें इसका कुछ फायदा भी होता था। पावर बैंक ऐप से ठगी का शिकार हर वर्ग के लोग हुए हैं। मिनिमम 300 रुपए से इस ऐप पर शुरुआत की जा सकती थी। ऐप पर रुपए लगाने वालों में हर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने लोन लेकर पैसा इन्वेस्ट कर दिया। शुरुआत होती थी, इन्होंने बहुत ही लो बेंचमार्क रखा हुआ था इसमें इन्वेस्ट करने का, ₹300 और ऊपर की कोई लिमिट नहीं थी। लोगों ने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हैं। जो रिटर्न्स आते थे वो भी इसी ऐप के माध्यम से आते थे और उनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होते थे। जिस तरीके से आपने पेमेंट किया उसी तरीके से आपके पास वापस आते थे। कई लोगों के पेमेंट जो है वो ऐप में तो दिखती थी लेकिन उनके अकाउंट में नहीं आती थी। तो इस तरीके से भी ये लोगों को डिसीव करते थे और उनको ये झांसा देते थे कि आपके पास पेमेंट आ रही है, जबकि कोई पेमेंट नहीं आती। जो लोग इस ऐप से इन्वेस्ट करते थे उन्हें पेटीएम, रोजर पे, फोन पे, यूपीआई या फिर डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में पैसा भेजना होता था और फिर कंपनी लोगों के खाते में उसी पेमेंट गेटवे के जरिए रुपए वापस करती थी। हालांकि शुरुआत में ही कंपनी ने रुपए वापस किए और एक वक्त के बाद रिटर्न पूरी तरह से बंद हो गया। कुछ लोगों के ऐप में तो रुपए दिखते थे लेकिन खाते में पैसे नहीं आते थे। धोखाधड़ी के इस हाईटेक खेल में चाइनीज और इंडियन बदमाश शामिल हैं। दिल्ली से लेकर देहरादून और बेंगलोर से लेकर बंगाल तक लोग इससे जुड़े हुए हैं। इस गिरोह में कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी शामिल हैं जो चीन में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर फर्जी कंपनियां बनाते थे। नई दिल्ली पुलिस ने अब तक ऐसी 110 कंपनियों का पता लगा लिया है जो ठगी के इस गिरोह से जुड़ी हुई हैं। दिल्ली पुलिस ने इस केस में 9 गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने एक नहीं 110 फर्जी कंपनियां बनाई। इन कंपनियों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया, उनमें फर्जी डायरेक्टर्स अपॉइंट किए, बैंकों में उन कंपनियों के नाम पर चालू खाता खोला ताकि रुपए का आसानी से लेन देन हो सके। कंपनी भारत में बनती थी लेकिन ये ऑपरेट चीन से हो रही थी, क्योंकि ये शातिर कंपनी का पूरा डाटा चीन में बैठे आकाओं को बेच दिया करते थे। इसके लिए उन्हें 2 से 3 लाख रुपए मिलते थे। करीब 5-6 चाइनीज नेशनल्स, जिनमें से काफ़ी पहले इंडिया में रह चुके हैं अर्ली 2020-2019 में, वो इनको पहले से जानते हैं और उन्होंने ही इनके माध्यम से इन शेल कंपनीज को बनवाया और उनके अकाउंट्स को खुलवाया और उनका एक्सेस लिया। एक और चीज़ हमें पता चली कि कई ऐसे लोग इनके लिए काम कर रहे हैं जो ओरिजिनली इनको नहीं जानते हैं। वो सिर्फ टेलीग्राम चैनल्स और यूट्यूब के माध्यम से इनके टच में आए। टेलीग्राम चैनल पे इन्होंने उनको अप्रोच किया और अपने लिए काम करने के लिए कहा। इस तरीके से इन्होंने देश के अलग अलग कोनों में ऐसे लोगों को रिक्रूट कर लिया एक तरीके से, जो इनके लिए काम कर रहे हैं, इनके लिए अकाउंट्स खुलवा रहे हैं और इन अकाउंट्स को ऑपरेट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, कर्नाटक पुलिस, 3 राज्यों की पुलिस इस केस की जांच कर रही है। शुरुआत उत्तराखंड से होती है और जांच के बाद इसके तार दिल्ली, बेंगलोर और फिर चाइना से जुड़ते हैं। उत्तराखंड पुलिस ने जो गिरफ्तारी की है उसके पास से 5 मोबाइल फोन, 500 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने भी जांच में पाया है कि कई इंडियन मोबाइल नंबर हैं जो चाइना से ऑपरेट हो रहे हैं। में जो है ये पवन कुमार पांडे, इसको अरेस्ट किया हुआ है और इसके अरेस्टिंग से जो है
अभी जो बरामदगी हुई है आपको वो दिखा है, वो करीब 5 मोबाइल जो है 592 जो है वो सिम कार्ड है, 19 लैपटॉप है। तो इस प्रकार से ये जो बड़े लेवल पे जो है इस तरह से, और जो सारी मोडस ऑपरेंडी है इसकी पेचीदगी जो है बहुत ज़्यादा स्तर पे है। एक और चीज़ जो हमने नोटिस की कि पैसे का जो मूवमेंट हो रहा है वो शेल कंपनी से होते हुए, जो इनिशियल हमारी इन्वेस्टिगेशन उससे पता चलता है कि थ्रू क्रिप्टो करेंसीज इसको बाहर भेजा जा रहा है। वो इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, अभी हमारी रेड्स भी जारी हैं अलग अलग जगहों पे। ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि बाकी लोग इसमें आइडेंटिफाई होंगे, अरेस्ट होंगे। हमारी कोशिश है कि जो चाइनीज नेशनल्स इनके पीछे ऑपरेट कर रहे हैं उनकी वेयरअबाउट्स को चेक किया जाए। इसमें कुछ फोन नंबर्स ऐसे हैं जो इंडिया से इशूड हैं, वो अभी चाइना में चल रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से इनके पास इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। दिल्ली पुलिस की अभी तक की जांच में 150 करोड़ रुपए की ठगी सीधे तौर पर सामने आई है। हालांकि ये शुरुआती डाटा है, ये 250 करोड़ तक जा सकता है। जैसा कि उत्तराखंड की पुलिस और एसटीएफ ने पहले ही बताया था कि ये ठगी 250 करोड़ के आसपास की है। जो ठगी कर रहे हैं वो चाइना में है और जो ठगी का शिकार हुए हैं वो उत्तराखंड, दिल्ली, कर्नाटक और कई राज्यों से हो सकते हैं। कि हमारी इन्वेस्टिगेशन है उससे हमें ये पता चला है कि टोटल 150 करोड़ से ज़्यादा रुपए इनके अकाउंट में आए हैं, जो पेमेंट गेटवेज के थ्रू और यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट हुए हैं अलग अलग अकाउंट्स में। तो सैकड़ों अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। 150 करोड़ का कंफर्म्ड अमाउंट हम अब तक टैली कर पाए हैं। 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है और अभी हमारे पास सिर्फ 2 पेमेंट गेटवे से डिटेल्स आई हैं। बाकी ऐसी डिटेल आएंगी तो इनकी संख्या बढ़ सकती है और जो फ्रॉड का अमाउंट है वो 200-250 करोड़ के आसपास जाने की संभावना है। रुपयों की हेराफेरी के स्केल में जिन पेमेंट चैनल का इस्तेमाल हुआ उसमें न सिर्फ पेटीएम बल्कि क्रिप्टो करेंसी भी शामिल है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इस केस की जांच पड़ताल कर सकता है। उधर उत्तराखंड पुलिस डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए चीन में बैठे छात्रों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अन्य एजेंसी से भी मदद मांगी है, अब हमारी ईडी से और विशेष रूप से आईबी से, उनसे भी हमने संपर्क किया है और जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसमें जो जिन भी विदेशी नागरिकों के नाम लाइट में अभी तक आए हैं और आगे आएंगे, उनके बारे में जो भी विधिवत लुकआउट सर्कुलर और रेड कॉर्नर नोटिस की जो भी विधिवत कार्रवाई होती है, उनकी जो हमारे यहाँ एम्बेसी है उनके माध्यम से और जो उनके देश में हमारी एम्बेसीज हैं उनके माध्यम से वो कार्रवाई भी आगे अमल में लाई जाएगी। और निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि अब तक का जो भी हम लोगों ने उत्तराखंड में साइबर क्राइम से जुड़े हुए केसेस इन्वेस्टिगेट किए हैं। ठगी का ये पूरा खेल अमीर बनने के चक्कर में शुरू हुआ। कुछ चाहते लोग सामान्य लोगों को धोखे में रखकर उनको लूट ले रहे हैं। ऐसे लोगों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने कुछ सुझाव दिए हैं, जिसमें डीसीपी ने कहा है कि लोग थोड़े जागरूक हो जाएं तो इस तरह के ठगों को रोका जा सकता है। ये जो क्विक मनी अर्निंग एप्स हैं ये अलग अलग नाम से चल रहे हैं। ये सारे एप्स मलेशियस हैं, ये आपके डिवाइस का डेटा चुरा रहे हैं और इसके साथ साथ आपको चीट कर रहे हैं। लोगों से जो गरीब तबके का आदमी है वो कम रकम डाल रहा है, जो थोड़ा ज़्यादा अफोर्ड कर सकता है वो ज़्यादा डाल रहा है। कई लोग तो थोड़ी सी जागरूकता आपके होने वाले नुकसान से आपको बचा सकती है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। वेलकम बैक। 12 जून को देहरादून आईएमए में पासिंग आउट परेड होने वाली है। पासिंग आउट परेड में इस बार 425 कैडेट शामिल होंगे, जिनमें से 84 विदेशी कैडेट्स भी हैं। हर साल पासिंग आउट परेड में बहुत ही उत्साह रहता है, इस बार भी रहेगा, लेकिन कोरोना की वजह से कुछ पाबंदियां लगी हैं, जिसकी वजह से कैडेट्स के परिजन परेड के दौरान मौके पर मौजूद नहीं रहेंगे।
किसान को फौलाद बनाया जाता है। देश की सरहद के लिए यहाँ तैयार होते हैं रक्षक। चीन पाकिस्तान को धूल चटाने वाले योद्धा यहीं पर तपकर बनते हैं। इन्हीं के जिम्मे होती है हमारे देश की सरहद की हिफाजत। हर साल बड़ी संख्या में यहीं से निकलते हैं फौलादी। एक बार फिर 12 जून को वो परेड होने वाली है जिसका पूरा देश इंतजार करता है। इस बार कोरोना की वजह से कुछ बदलाव किए गए हैं। कोविड के चलते देश भर में कई चीजें बदली हैं और उसी में से एक है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में होने वाली पासिंग आउट परेड, जो कि इस बार इस तरह से आयोजित की जाएगी कि उसमें पेरेंट्स शामिल नहीं होंगे। कोविड नियमों का यहां पर पालन किया जाएगा और उसी के मद्देनजर सभी तैयारियां भी इंडियन मिलिट्री एकेडमी कर रहा है। भारतीय सैन्य अकादमी ने देश दुनिया को एक से बढ़कर एक नायाब अवसर दिए हैं। यहाँ प्रशिक्षण लेने वालों में न सिर्फ देश बल्कि विदेशी कैडेट भी शामिल रहते हैं। अकादमी के कड़े प्रशिक्षण और अनुशासन का लोहा मित्र देश भी मानते हैं। 12 जून की परेड के लिए तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। पासिंग आउट परेड के लिए तैयारियां आईएमए की तरफ से पूरी की जा रही हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे शेड लगा दिए गए हैं। यहीं पर बैठ के जो अधिकारी हैं वो पासिंग आउट परेड को देखेंगे, उसके लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही है। हर बार ऐसा होता था कि यहाँ पर पेरेंट्स के लिए भी व्यवस्थाएं की जाती थी, लेकिन इस बार जेंटलमैन कैडेट्स के पेरेंट्स यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, नहीं देख पाएंगे वो, लेकिन किस तरह से वो जेंटलमैन कैडेट्स यहाँ पर अधिकारी बनते हैं इसके लिए पूरा सीधा प्रसारण इंडियन मिलिट्री एकेडमी की तरफ से करवाया जा रहा है। पासिंग आउट परेड में इस बार 425 कैडेट्स शामिल होंगे, जिनमें से 84 विदेशी कैडेट्स भी हैं। लेकिन इस बार कैडेट्स के परिजन नहीं आ पाएंगे। कैडेट्स अपने परिवार के साथ इस ग्राउंड पर अपनी खुशियां नहीं बांट पाएंगे। हालांकि परेड को देखने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की इसी ऐतिहासिक चैटवुड बिल्डिंग के ठीक सामने आखिरी पग पार कर देश सेवा के लिए जेंटलमैन कैडेट्स समर्पित हो जाते हैं। अधिकारी के रूप में वो शपथ ले लेते हैं, लेकिन इस बार कोविड प्रोटोकॉल के तहत उनके पेरेंट्स इस बात के साक्षी नहीं बनने जा रहे हैं। वो नहीं देख पाएंगे कि उनका बेटा जब अधिकारी बनेगा, लेकिन उसके लिए व्यवस्थाएं आईएमए की तरफ से की गई हैं कि वो लाइव स्क्रीनिंग यहाँ पर देख सकें और उसके लिए पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं।